हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन आरंभ करेंगे। इसके पहले हम पुस्तक के 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक अध्याय को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। तो अध्याय 8 जो है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसे भी हम 3 से 4 वीडियो में खत्म करेंगे। यह अध्याय का पहला भाग रहेगा। तो जो विद्यार्थी आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप स्टडी विद विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अध्यापन कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ होता है, पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं और कैसे ये वैश्विक राजनीति के प्रमुख विषय बने हैं। साथ ही साथ हम साझी संपदा और साझी विरासत के बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तमान में जो पर्यावरण को लेकर बहस चल रही है, उसमें भारत का क्या पक्ष है, पर्यावरण के संबंध में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उनके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अध्याय के अंत में हम जो हाशिए पर पहुंच चुके हैं मूलवासी, उनकी स्थिति को जानेंगे कि आज मूलवासी क्यों लुप्त होते चले जा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये तमाम बिंदु हैं जो कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भू संसाधनों को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या राजनीति होती है, यह भी एक हमारा चर्चा का विषय रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है। तो पर्यावरण, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। अर्थात पर्यावरण हमारे चारों ओर से घेरा हुआ वातावरण पर्यावरण कहलाता है। तो वह स्थिति जिसमें सभी जीव जंतु और व्यक्ति रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। अर्थात वह स्थिति जिसमें व्यक्ति जीव जंतु रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं पर्यावरण कहलाता है। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्सेस कहते हैं। देखिए, संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन का मतलब होता है वे चीजें जिनसे व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करता है, या वे वस्तुएं जिनसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीकृत। तो प्राकृतिक संसाधन में जल, वायु, जमीन, नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, पेड़, ये जो है सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जबकि मानवीय संसाधन जैसे मकान, गाड़ी, बंगला, यानी कि जो जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं, वे मानवीय संसाधन में आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब हमारा बिंदु है पर्यावरण वैश्विक राजनीति की चिंता क्यों। ऐसे क्या हुआ है जो कि पर्यावरण आज राजनीति का विषय बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि आज दुनिया में कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कृषि योग्य भूमि, जो खेती करने की जमीन है,
वो निरंतर कम होती जा रही है, जिससे उपजाऊ भूमि की भी कमी हो गई है। भूमि अधिक से अधिक बंजर होती जा रही है और इनकी उर्वरता क्षमता खत्म हो रही है। और जब कृषि योग्य भूमि नहीं रह रही है तो खेती नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है तो खाद्यान्न की समस्या आ रही है। साथ ही साथ चारागाह की कमी हो रही है। चारागाह यानी कि जो हमारे जानवर चारा चरते थे, उन चारागाहों की कमी हो रही है। मत्स्य भंडार कम हो रहे हैं। जो मछलियों की संख्या है, समुद्र में मछलियां आज कम होती जा रही हैं। जैव विविधता की हानि हो रही है। और सबसे बड़ी एक समस्या है स्वच्छ पीने के पानी की, स्वच्छ पेयजल की समस्या। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में जारी की गई थी और इस मानव विकास रिपोर्ट 2016 के तहत बताया गया है कि पूरी दुनिया में 66.3% लोगों को स्वच्छ पेयजल से वंचित रखा जा रहा है। यानी कि जो लोग हैं उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। वहीं 2 अरब 40 करोड़ जो व्यक्ति हैं, वे आज साफ सफाई से वंचित हैं। उनको स्वच्छ पानी ही नहीं मिल रहा है पीने का। और इसके कारण लगभग 30 लाख बच्चे जो हैं मौत का शिकार हो गए हैं। तो देखिए, पानी की जो समस्या है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। और विद्वानों का मानना है कि यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो इसी पेयजल की समस्या को लेकर होगा। तो स्वच्छ पानी की जो समस्या है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हम देखिए तो औद्योगिकरण, नगरीकरण हो रहा है, बढ़ रही है जनसंख्या, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उनको लिए रहने के लिए स्थान चाहिए, नौकरियां चाहिए, जिसके कारण औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ रहा है। अब औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। हम जो पेड़ पौधे हैं उनको बेहताशा काटते चले जा रहे हैं। और जब वनों की कटाई हो रही है तो इससे जैव विविधता को हानि हो रही है। यानी कि जो हमारा जैविक सिस्टम है वो पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। साथ ही साथ धरती का ताप बढ़ रहा है और धरती के ताप बढ़ने से धरती गर्म हो रही है और गर्म वायु जो है वो वायुमंडल में जा रही है और जिससे ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत कमजोर होती जा रही है, उसमें छिद्र हो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ये सारे ही विषय इस अध्याय में उठाए गए हैं। दूसरी समस्या यह है कि जो समुद्रों का जल है वह साफ तो है लेकिन उसमें गंदगी ज्यादा फैल गई है। जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र का तट है, वो काफी गंदा हो गया है। और आज समुद्र का जो पानी है, समुद्र में पानी बहुत है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। हम सभी जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो अत्यंत खारा होता है, उसको व्यक्ति पी नहीं सकता है। तो तटीय समुद्र के जल में उत्पन्न गंदगी भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो ये सारे ही विषयों को इस चैप्टर में बहुत बार उठाया गया है और इन सब का ही हमको अध्ययन करना है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर यह विषय तो, यह जो चैप्टर है यह तो हमको भूगोल में पढ़ना चाहिए। तो भूगोल में जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पर्यावरणीय समस्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, यह एक ऐसा विषय है जिसका भूगोल में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि आज धरती का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वह किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसको
कोई भी कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, हम अमेरिका को सबसे अधिक शक्तिशाली ताकतवर देश मानते हैं, किंतु अमेरिका अकेला इस ग्लोबल वार्मिंग से नहीं लड़ सकता है, इसका निपटारा नहीं कर सकता है। इसको सभी देशों को मिलकर सहयोग करके समस्या का निपटारा करना होगा। और जब वैश्विक सहयोग की बात आती है तो देशों की सरकारों को इसमें सहयोग करना होगा। देश की सरकार की बात आएगी तो इसका संबंध राजनीति से होगा। इसी कारण में से पर्यावरण आज एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, यह राजनीति का विषय बन गया है और इसी लिहाज से हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल का विषय होते हुए भी हम राजनीति में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कोई भी एक देश नहीं निपटा सकता है। सभी देशों के सहयोग से ही पर्यावरण का बचाव किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो 1960 के बाद से पर्यावरण पर विचार विमर्श होना चालू हुआ। 1960 के पहले हम जाएं तो पिछले 100-200 वर्षों में या 60-70 वर्षों में पर्यावरण कोई मुद्दा था ही नहीं। किंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ा है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने लगी है। और जब समस्याएं बढ़ने लगी तो विश्व का ध्यान इस ओर गया और विश्व के जो प्रबुद्ध लोग थे, जो प्रबुद्ध जनता थी, उन विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिया और 1968 में कुछ विद्वानों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। इसे आप याद रखिएगा, 1968 में क्लब ऑफ रोम नामक संस्था बनाई गई और 1972 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की। अब ये पुस्तक का क्या नाम है आप मुझे किताब में से पढ़ के बताइएगा, कमेंट करिएगा कि 1972 में क्लब ऑफ रोम ने जो पुस्तक प्रकाशित की है उसका क्या नाम है। इस पुस्तक में बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, कैसे उनका विनाश हो रहा है। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो इसके बाद 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास कार्यक्रम चलाया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे कहते हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाए गए और सभी देशों को एकजुट करने की कोशिश की गई। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं या अंग्रेजी में अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पश्चात 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक पर्यावरण विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों ने भाग लिया। इसमें दो समस्याएं उभर कर आई। एक, जो अमीर और धनी देश थे अर्थात उत्तरी गोलार्ध के देश, ये देश ऐसे थे जो कि पूर्णतः विकसित थे, विकास कर चुके थे और इनकी सोच थी कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। जो दूसरा देश था दक्षिणी गोलार्ध, उसमें थे गरीब देश, विकासशील देश, और इनकी सोच थी कि कैसे हम अपना आर्थिक विकास करें, कैसे हम गरीबी से निपटें। तो इन दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी, अपना अपना सोच था। एक विकासशील देश थे, दूसरे विकसित देश थे जो कि अपना पूर्ण विकास कर चुके थे। ये पर्यावरण को लेकर चिंतित थे और विकासशील देश अपने विकास को और गरीबी को लेकर चिंतित थे। इसी दौरान 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर
शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट जारी हुई। आवर कॉमन फ्यूचर अर्थात हमारा समान भविष्य। हमारा समान भविष्य कैसे होगा? इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई कि जिस प्रकार से आर्थिक विकास किया जा रहा है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और यह टिकाऊ विकास नहीं है। हम जो विकास कर रहे हैं यह टिकाऊ नहीं है, यह स्थायी नहीं रहेगा। तो यह आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी, इसमें बहुत अधिक चिंता जताई गई। इसको लेकर फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन किया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, या रियो समिट भी इसे कहते हैं। तो इसमें विश्व के 170 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया, यानी कि 170 देश इसमें शामिल हुए। हजारों एनजीओ जो गैर शासकीय संगठन थे, जो स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने भाग लिया और अनेकों बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया और इसमें पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की गई। जैसा हमने ऊपर देखा कि इसमें दो प्रकार की धारणाएं थी। विकासशील देश अपना विकास चाहते थे, आर्थिक विकास और गरीबी उनका मुख्य मुद्दा था, और जो विकसित देश हैं, जो विकास कर चुके हैं, वे पर्यावरण या ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसको लेकर चिंतित थे, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित थे। तो इन सभी की चिंताओं के मध्य एक एजेंडा 21 बनाया गया, और एजेंडा 21 में इन दोनों ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो ऊपरी देश थे और जो निचली देश थे, इनके मध्य एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई और विकास का एक टिकाऊ तरीका बनाया गया। विकास का टिकाऊ तरीका क्या होता है, यानी कि टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? तो इसके तहत यह कहा गया कि आप अपना विकास तो करें, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आप इस तरीके से अपना आर्थिक विकास करें कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से इसमें टिकाऊ विकास की बात कही गई। आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की। आलोचकों का कहना था, जो इसके आलोचक थे उनका कहना था कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यह वास्तव में तो हुआ था पर्यावरण के मुद्दे पर, लेकिन यह खत्म हुआ विकास के मुद्दे पर। यानी कि हमने आयोजन किया पर्यावरण के नाम पर, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहा वह विकास रहा। तो पर्यावरण के मुद्दे पर जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया वह विकास के मुद्दे पर समाप्त हो गया, लेकिन इसमें टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया कि आप विकास करिए, अपना आर्थिक विकास तेजी से करिए, मगर ऐसा विकास करिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो एजेंडा 21 बनाया गया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है विश्व में साझी संपदा की सुरक्षा। देखिए, साझी संपदा यानी कि कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिस पर किसी एक का हक नहीं होता है। आज हम यदि चर्चा करें तो दो प्रकार के हम संपदा देखते हैं, एक तो निजी संपदा और एक साझी संपदा। निजी यानी कि जो कि स्वयं की होती है, व्यक्तिगत संपदा जैसे मकान है या गाड़ी है या बंगला है, ये मेरे स्वयं के हैं, यानी कि निजी हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे नदी, तालाब, कुएं, ये किसी एक के नहीं है, ये सभी के हैं। तो वैश्विक साझी संपदा सुरक्षा जो है एक वो मुद्दा है। आज हम बात करें तो कुछ ऐसी चीजें जिन पर सभी का हक होता है, जैसे कि संयुक्त परिवार का अगर चूल्हा लें
आज यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप जानते होंगे कि दादा दादी, बड़े पापा, मम्मी, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं, तो इनका संयुक्त परिवार का एक चूल्हा होता है जहाँ पर सभी का खाना एक साथ पकाया जाता है। तो सांझी चूल्हा, चारागाह जो जानवरों को चराने की स्थान है, आप भी जानवर को चला सकते हैं। मेरे पास यदि जानवर है तो मैं भी वहां पर जाकर चला सकता हूं। तो चारागाह पर किसी एक का हक नहीं है। मैदान, खेल का जो मैदान है वह सार्वजनिक होता है, तो वहां पर कोई भी खेल खेल सकता है। नदी, कुएं, तालाब, ये सभी जो है सांझी संपदा के उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सांझी संपदाएं होती है जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का अधिकार होता है। उदाहरण की बात करें हम तो वायुमंडल, पृथ्वी, अंटार्कटिका, समुद्री सतह या बाहरी अंतरिक्ष, ये सभी वैश्विक सांझी संपदा कहलाते हैं। इस पर किसी एक देश का, किसी एक राष्ट्र का हक नहीं होता है, विश्व के सभी देशों का इन पर हक होता है। तो इस सांझी संपदा की सुरक्षा के लिए कई संधियां की गई। सन 1959 में अंटार्कटिका संधि की गई। मॉन्ट्रियो न्यायाचार 1987 में किया गया। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में किया गया। और इन संधियों के माध्यम से जो है वो पर्यावरण की सांझी संपदा को सुरक्षित करने का काम किया गया। आज अंटार्कटिका जो है वो किसी एक का नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, ठंडा प्रदेश है। तो इस क्षेत्र को लेकर जो है काफी देश अपना अपना कब्जा बताते हैं, लेकिन जो अंटार्कटिका क्षेत्र है वह किसी एक का नहीं हो सकता है। तो उत्तरी ध्रुव और जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और जो निचली दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इनमें अभी भी कुछ विवाद बने हुए हैं कि कौन कितना हक रखता है, किसका इन साझी संपदा पे हक होगा, कौन कितना इस्तेमाल इन संपदाओं का करेगा। ये सारे ही ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज भी कई देशों में मतभेद हैं। किंतु एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उसको क्या देंगे? क्या ऐसा ही पर्यावरण प्रदूषण हम देंगे या उनको स्वच्छ पर्यावरण हम प्रदान करेंगे? इसको लेकर सभी देशों को कॉमन कार्यक्रम बनाना होगा, सभी को मिलकर काम करना होगा। तो इसके लिए एक नई अवधारणा आई है, सांझी संपदा अलग अलग जिम्मेदारी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो वे सुझाव भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें आवश्यक सुधार कर सकूं। आप सभी निम्न प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्रमांक 3, अंटार्कटिका संधि कब की गई? और एक प्रश्न मैंने ऊपर पूछा है आपसे
पुस्तक का नाम, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द ही इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे विदा लेने से पहले आप सभी से एक अपील, कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सावधानी ही सुरक्षा है, ऐसे में इसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें। मास्क सदैव पहनकर रखें। सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करें। हाथों को साबुन से धोएं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। खुश रहें, खुश रखिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Pause button.